बैठ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। छत्तीसगढ़ी हो? जी सर। मास्क नीचे कर लो। सर मध्य प्रदेश से बेसिकली पर एजुकेशन छत्तीसगढ़ में होता है। तो वहाँ कैसे गए एजुकेशन लेने? सर पापा का ट्रांसफ़र हुआ था जब नया स्टेट बना था। ओके। उसके बाद से 15 साल वहाँ छत्तीसगढ़ में रह के आए। अब यहाँ शिफ्ट हो गए भोपाल? जी सर, अब प्रॉपर क्या भोपाल। करते हैं फादर? पापा ASI हैं मध्य प्रदेश पुलिस में। हाँ, पापा मध्य प्रदेश पुलिस में? जी। और आप छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे थे? सर जब स्टेट बना था तब वो छत्तीसगढ़ पुलिस में ट्रांसफ़र हो गया था। उसके बाद एक स्पेशल विंडो प्रोवाइड की गई थी कि जो वापस आना चाहते हैं ओके। वो वापस आ सकते हैं। पहला इंटरव्यू है? जी सर। हुजूर तहसील मध्य प्रदेश में एक जगह और है, कहाँ है? सर इसका आइडिया नहीं। भोपाल के अलावा भी? सॉरी सर, याद नहीं करता। नीति राज, इसका मतलब क्या होता है? नीति राज है, नीति राज है? सर नीति राज क्या मतलब होता है? सर एक ऐसा व्यक्ति जो प्रचलित विधियों, कानून, नियमों के अनुसार ही अपने निर्णय ले, उसके अनुसार ही आचरण करे। अच्छा, ये नीति का मतलब हुआ? ये नीति राज का मतलब हुआ। नीति मुख्यतः विधान और सामाजिक नॉर्म से संबंधित। अच्छा, नीति को यही, ओके। सर वो नीति ही है, पर वो क्लर्कियल एरर के कारण नीति नाम डॉक्यूमेंट्स में आया, इसलिए पेरेंट्स ने नीति राजी नाम रखा। ओके ओके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों नहीं जा रहे हो अपनी फील्ड तरफ भाई? सर शुरू से ही सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान था मेरा। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाता मैं, और बशर्ते इसके कि अगर मैं सिविल सेवा में आता हूँ तो बेहतर तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काम कर सकता हूँ, उनसे ज़्यादा जुड़ाव रख सकता हूँ। तो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं करते? सर एक क्षेत्र सीमित में रह जाता और उस क्षेत्र में ही काम करके देश की सेवा कर पाता। और मान लो अगर डिप्टी कलेक्टर नहीं बना, DSP बन गए? जी सर। एक ही क्षेत्र पूरी जिंदगी रहेगी? पुलिस? जी सर। एक DC ही ऐसा जो आपको विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है। मान लो आप CTO बन गए, GST ऑफिसर, तो GST में पूरी जिंदगी काम करेंगे। जी सर। RTO बन गए तो RTO वालों का वहाँ भी तुम्हारा कोई रूल नहीं रहेगा? जी सर। फिर मैं और प्रयास करूंगा अगले अटेम्प्ट्स में रैंक इम्प्रूव करने के लिए, DC बनने के लिए। अच्छा, ओके। तो बढ़िया फील्ड छोड़ रहे हो। मतलब भारत में तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि टेक्निकल मैन पावर ही नहीं हमारे पास। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि लगातार जितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सबको सिविल सर्विसेज में जाना है। तो पहले 12th के बाद जो एक सीट आप लोग वेस्ट कर देते हो, गवर्नमेंट थी? नहीं सर, प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट से तो पापा के पैसे भी बहुत लगे। इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम प्रशासन? मैकेनिकल इंजीनियर कहाँ यूज़ करेंगे इसका? सर पूरा ज्ञान तो गया ना। सर मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में मैं बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ, एक मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए भी मैं टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित कर सकता हूँ। और आने वाला युग टेक्नोलॉजी का युग है, E-गवर्नेंस का युग है। और प्रशासन में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का समावेशन होगा, बेहतर टेक्निकली साउंड ब्यूरोक्रेट्स की आवश्यकता होगी। कई प्रैक्टिकल लिमिटेशंस के कारण हमारे शासन ओरिएंटेशन प्रोग्राम प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो एक इंजीनियर के रूप में मेरे जो टेक्निकल नॉलेज है, मैं अपने डिपार्टमेंट में उस नॉलेज को इम्पार्ट करते हुए लोग जो पहले से कार्य कर रहे हैं लोग, उनको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाने में अपना योगदान दे सकता हूँ। दूसरी ओर प्रशासन में हमारे पास मैन पावर अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में हमें सिखाया जाता है कि किसी भी मशीन में 100% आप एफिशिएंसी प्राप्त नहीं कर सकते, पर हम काम करते हैं मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने के लिए। इस प्रिंसिपल को मैं प्रशासन में लागू करके प्रशासन से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करने की कोशिश करूँ। सबसे बड़ी समस्या क्या है प्रशासन की? सर जितना मैं समझ पाया हूँ, प्रशासन के पास सब कुछ अवेलेबल है, क्रियान्वयन की समस्या प्रशासन में आती है। प्रशासन से क्या समझते हो? सर ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो हमारे पास अवेलेबल है, जो अफसरशाही है, वो प्रशासन के अंतर्गत आती है। तो निजी प्रशासन जो होता है, सब सुना है? निजी प्रशासन का? सॉरी सर, नहीं सुना है।
प्रशासन के दो प्रकार होते हैं, लोक प्रशासन, निजी प्रशासन। जी अगर ब्यूरोक्रेसी ही प्रशासन है तो व्हाट अबाउट द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन? सर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी रहता है जहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अनुसार वहाँ का मैनेजमेंट और उसका कार्य किया आई हैव आस्क्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन? सर एडमिनिस्ट्रेशन मेनली मैनेजमेंट है। ओके। यदि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये लोगों का मैनेजमेंट हो जाता है, लोगों से डायरेक्ट जुड़ाव होकर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें और सामान्यतः जो पॉलिटी के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सरकारी विभागों के अंदर कार्य करना और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करना एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मैनेजमेंट? सर मैनेजमेंट एक ब्रॉड टर्म है जो डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, एक इंस्टीट्यूशन में भी यूज़ होता है और एवरी वीक ऑफ लाइफ हम इसका मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो एक स्पेसिफिकली यदि हम ब्यूरोक्रेटिक सेटअप की बात आई थिंक यू आर एक्सप्लेनिंग द रॉन्ग वे। The administration is a broad concept, and under the administration, management is included. Okay. What about polity? Are you comfortable? जी सर। What is the procedure for the impeachment process for the president? क्या प्रोसीजर है राष्ट्रपति के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाने का? किस बेस पे लगा सकते हैं? प्रोसीजर क्या है? सर जब हम महाभियोग की बात करते हैं तो इसका बेसिस होता है संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन या फिर संवैधानिकता का उल्लंघन होता है। इसकी शुरुआत किसी भी हाउस में हो सकती है जहाँ हाउस जिस हाउस में ये प्रस्ताव लाया गया है वहाँ इस हाउस को पास किया जाता है मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा। और दूसरा हाउस एक इन्वेस्टिगेटिंग हाउस की तरह कार्य करता है जो आरोप लगाए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करके इस आरोप की सत्यता की जांच करता है। यदि ये आरोप दूसरे हाउस में भी पास हो जाते हैं तो एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा। और कौन सा यहाँ पे दूसरे हाउस में कौन सा लेगा मेजोरिटी? फर्स्ट में तो आपने कहा सिंपल, सेकंड में क्या आएगा? सर सामान्य मेजॉरिटी जितना मैं याद। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल मेजॉरिटी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जनरल सिंपल मेजॉरिटी? सर 50+1 50%+1 फॉर किसका? प्रेजेंट एंड वोटिंग। प्रेजेंट एंड वोटिंग और जो कंप्लीट सिंपली प्रेजेंट एंड वोटिंग 50+1 सिंपल मेजॉरिटी। आर यू श्योर? शायद मैंने यहाँ तो थोड़ी सी गलती कर दी। यहाँ विशेष मेजॉरिटी की बात की जाती है, विशेष बहुमत से दोनों हाउस में पास होना चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए और टोटल हाउस का 50+1 स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एथिक्स पढ़ा है? जी सर। ठीक है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत जो है वो बताओ। सर कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत से वह राज्य की व्याख्या करता है, राज्य और उसके अंगों की व्याख्या करता है। उसके अनुसार शीर्ष जो एक मानव शरीर से यदि हम कंपेयर किया जाए तो जो शीर्ष होता है वो राजा होता है। उसके कान उसके मित्र होते हैं, उसकी आंखें एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं कर पा रहा हूँ पर कंपैरिजन जितना मैं याद कर पा रहा हूँ उसका सारे सातों अंग ऐसे ही बता दो ना। अच्छा हाँ सर, शीर्ष, उसके कान, उसकी आंखें, उसका मुख। ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ, सप्तांग सिद्धांत पूछ रहे हैं तो सातों बताओ क्या होना चाहिए? हाँ सर, राजा, उसका अमात्य, उसकी सेना, उसका कोष, उसका दुर्ग, उसका मित्र और जन, ये सभी मिला के सप्तांग सिद्धांत है। जन की जनपद? जनपद तथा जनता को मिलाकर जनपद बनकर। ऐसा है? अच्छा। प्लेटो का साम्यवाद क्या है? सर प्लेटो का कम्युनिज्म, सर वो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स की बात करता है।
जिसमें वो एक अरे किसके संदर्भ में है? एक आदर्श राज्य के संदर्भ में प्लेटो ने ये साम्यवाद को बताया। अरे आदर्श राज्य में 3 वर्ग है ना? यस सर। ठीक है, तो किसके संदर्भ में? सर ये मूलतः शुरुआती 2 वर्गों के, जो एक फिलोसफर जो रूलिंग क्लास होगी और उसके साथ में जो फाइटिंग क्लास रहेगी, हाँ। उन दोनों के संबंध में रहेगा, जहाँ हाँ। पर एक मैरिज जैसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा। नहीं, 2 तरीके के साम्यवाद है। प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का किसी को अधिकार नहीं रहेगा और मैरिज जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा। हाँ। तो इन 2 कम्युनिज्म की बात करता है प्लेटो। दोनों पत्नियां सामूहिक रहें। हाँ? सर पत्नी और पति दोनों एक तरीके से सामूहिक रहेंगे। हाँ, क्यों ऐसा करते हैं? सर प्लेटो के अनुसार फैमिली सबसे बड़ा अटैचमेंट का कारण होती है और साथ में यदि प्रॉपर्टी होल्ड करने तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग प्रभावित होती है और फिलोसफर किंग के लिए ये चीज़ सबसे घातक हो सकती है। साथ में सोल्जर क्लास भी इस चीज़ से बाहर होनी चाहिए ताकि वो इंटरेस्ट के अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बिना। अरस्तु का कारणता सिद्धांत बताओ। सर सॉरी सर, याद नहीं करता। ठीक है। मनसबदारी सिस्टम पढ़ा है? जी सर। बताओ। सर मुगल प्रशासन में मनसबदारी व्यवस्था की जाती थी, जहाँ पर डेफिनेशन पहले बताओ क्या हो सकती है? सर मेनली डेफिनेशन यही थी कि एक क्लास डिवाइड की जाती थी, जहाँ पर आपको एक मनसब, एक श्रेणी का मनसब दिया जाता था। मनसबदारी का अर्थ बताओ। हाँ सर मनसबदारी सिंपली एक तरीके से फ्यूडलिज्म का सिस्टम है। एक तरीके से फ्यूडलिज्म कैसे होगा भाई? जहाँ पर आपको एक सेना तैयार रखनी पड़ती थी बादशाह के सामने। उसका अर्थ बताओ जो है। ये कहा जाता है ना कि हर मनसबदार जागीरदार होता था, हर जागीरदार मनसबदार नहीं होता था। सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल एग्जैक्ट। चलो ठीक है। एसडीएम बनना चाहते हैं आप? हाँ जी सर। पीसीएस अधिकारी बनेंगे आप? पीसीएस का फुल फॉर्म बताओ। सर एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ। जिस परीक्षा जो अधिकारी बनने जा रहे हैं उसी का फुल फॉर्म पता नहीं? पीएससी का फुल फॉर्म पब्लिक सर्विस का। अरे पीएससी का फुल फॉर्म क्यों बताओ भाई? पब्लिक सर्विस कमीशन बनने जा रहे हो क्या? हम मान लो डीएसपी बन जाओगे तो तब क्या कहलाओगे? सर एसडीओपी जो। अरे तो पीपीएस कहते हैं ना उसको। इसका आइडिया नहीं, फिलहाल इसका आइडिया नहीं। चलो, पिताजी एएसआई हैं? एएसआई। तो बताओ दरोगा सिस्टम कौन लेके आया भारत में? कौन सा गवर्नर जनरल? सर एग्जैक्ट याद नहीं है, यदि आप परमिशन दे तो मैं गैस कर सकता हूँ। लगा लो। सर लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही है। ठीक।